तो चलिए बच्चा, अब हम इसके प्रश्न उत्तर को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला पूछा गया है, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। हमारे ऊपर यानी हम सभी के ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण है, क्या क्या कर्ज हमारी मातृभूमि का है, वो आपसे पूछा गया है। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का बहुत ऋण हो सकता है। हमें मातृभूमि ही जल वायु रहने के लिए आवास उपलब्ध कराती है। देखिए, हम अपनी मातृभूमि में ही जन्म लेते हैं और इन्हीं की गोद में हम पलकर बड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ही हमें शुद्ध शुद्ध जल, स्वच्छ वायु और रहने के लिए आवास उपलब्ध कराती है। तो ये सभी क्या है, हमारे ऊपर ऋण है। यही आपको उत्तर में लिखना है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है। वो क्यों चाहता है कि अपना मन समर्पित, तन समर्पित और या जीवन समर्पित, अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कवि मातृभूमि को अपना तन मन धन यानी सब कुछ समर्पित करना चाहता है, क्योंकि वह कवि यह जानता है। यहाँ पे लिखेंगे कि कवि यह जानता है कि मातृभूमि ने उस पर जो इतने अनमोल उपकार किए हैं, अमोल, अमोल का मतलब है जिसका कोई मूल ना हो, जो इतने अमोल उपकार किए हैं, वह उसे अपना सब कुछ देकर भी उसका ऋण नहीं चुका सकता। इसीलिए वो चाहता है कि मेरा जीवन भी, मेरा तन भी, मन भी, धन भी, सब कुछ तुम पर भी अर्पित है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, थाल में लाऊं सजाकर भाल। देखिए, थाली को बोलते हैं और भाल बोलते हैं अपने शीश को, ठीक है, जो सर होता है उसे ही भाल बोलते हैं। तो यहाँ पे है, थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पंक्तियाँ लिख लेनी है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी के चाहता हूँ, यहाँ पे इसे ऐसे कर लीजिए, चाहता हूँ कविता से ली गई है, इसके कवि रामावतार त्यागी जी हैं। ये आपको लिख लेना है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है। उसके नीचे हम इसके भाव स्पष्ट करेंगे, लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि से प्रार्थना करता है कि यदि तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे अपना शीश भी अर्पित करना पड़े तो तुम उसे भेंट समझकर स्वीकार कर लेना। यानी तुम्हारी रक्षा करने हेतु यदि मुझे अपना जीवन भी दांव पर लगाना पड़े तो तुम मेरे शीश यानी अब मेरे जीवन को अपना मेरा भेंट समझकर स्वीकार कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। तो आप यह कविता पढ़ोगे तो कविता में यह लिखा गया है कि तोड़ता हूँ मोह के बंधन, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज थमा दो। यानी वह युद्ध में जाने से पूर्व एक तो मोह माया के बंधन से दूर होना चाहता है और दूसरा एक हाथ में ध्वज और दूसरे हाथ में तलवार लेकर के वह युद्ध में जाना चाहता है। तो वही हम लिखेंगे कि कवि युद्ध में जाने से पूर्व मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने एक हाथ में तिरंगा, ठीक है, और दूसरे हाथ में तलवार थमाने को निवेदन करता है। साथ ही वह मोह माया के बंधन से भी मुक्त होना चाहता है। देखिए बच्चा, जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो अगला प्रश्न पिछले प्रश्न से ही संबंधित होता है। तो देखिए, यहाँ पे मोह बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो यही प्रश्न इसमें पूछा गया है 5वां प्रश्न में कि कवि ने अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की है। यानी वह मोह माया के बंधन को क्यों त्यागना चाहता है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, कवि को अपने गांव घर मोह के बंधन लगते हैं, इसीलिए वह उससे क्षमा मांग रहा है। कवि को लगता है कि वह मोह के बंधन में बंधकर अपने मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वह उनसे क्षमा मांगता है। ठीक है, उसे लगता है कि ये सारे जो मेरे गांव हैं, मेरे घर द्वार हैं, उन सभी मोह के बंधन हैं, इसमें बंद करके मैं अपनी मातृभूमि की सेवा नहीं कर सकता और मेरा सबसे बड़ा सबसे पहला कर्तव्य है कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करूं, उसकी रक्षा करूं।
और इसके लिए वह अपने गांव घर से क्षमा मांगता है। ठीक है बच्चा। इसके बाद कुछ तत्सम तद्भव शब्द दिखे गए हैं। तो देखिए तत्सम तद्भव शब्द आप जल्दी से लिख लीजिए, मैं इसे लिखा दे रहा हूँ। जैसे है सबसे पहला दिया हुआ है तृण, तो तृण का लिखेंगे जल्दी से तिनका। क्या होगा बच्चा? तिनका होगा। लिख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है तृण, ठीक है। तृण को यहाँ पे आप लिखिए तिनका, उसका तद्भव रूप क्या होगा? तिनका होगा। दूसरा दिया हुआ है ग्राम, ग्राम का जो तद्भव रूप है वह होगा गांव। क्या होगा बच्चा? गांव। वेरी गुड। फिर अगला दिया हुआ है यहाँ पे हस्त, हस्त का होगा हाथ। क्या होगा? हाथ। ये तद्भव रूप है। और अगला है गृह, गृह को बोलते हैं घर। क्या होगा? घर, तद्भव। अब यहाँ पे कुछ तत्सम तद्भव शब्द लिखे गए हैं, हमें उसका तद्भव रूप लिखना है। तो चलिए इसे भी हम फटाक से कर लेते हैं। तद्भव रूप लिखे गए हैं, उसमें तत्सम रूप का पता करके लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है सपना, सपना का तत्सम यहाँ पे लिखेंगे स्वप्न। क्या लिखेंगे? स्वप्न। फिर अगला है आग, आग को लिखेंगे अग्नि। अभी मैं शायद हो जाता हूँ बच्चा, इससे मैं जल्दी से लिख के मैं बगल हो जा रहा हूँ। चांद, चांद को लिखेंगे चंद्र। क्या लिखेंगे? चंद्र लिखेंगे। पोता, पोता को आप पता कीजिए, शायद पोत्र होगा ना, पोत्र। और अगला दिया हुआ है तांबा, तांबा को ताम्र बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हो। देखिए ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है तृण, तिनका, ग्राम, गांव, हस्त, हाथ, गृह, घर। इधर लिखा हुआ है तद्भव, इसका तत्सम रूप है सपना, स्वप्न, आग, अग्नि, चांद, चंद्र, पोता, पोत्र, ताम्र और तांबा। तो ये था पाठ 1 का प्रश्न उत्तर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।